दे दिया गया। आप देखिए इसको, इस लड़के को देखिए भाई, इसको गोली लगी हुई है कहा जा रहा है। देख रहे हैं पूरा इधर गोली लगी, पट्टी उट्टी हुई है, मुंह में पट्टी लगी हुई है, और भाई जो है वहां पे लीड कर रहा है भीड़ को। इतने गुस्से में हैं लोग कहा जा रहा है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे अमेरिका और चीन की वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में अभी जो केपी ओली शर्मा हैं उन्हें चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया उससे ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां ही प्रभावित हुई हैं, जबकि टिकटॉक, वाइबर, विटके, निम्बस और पोपो जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ये सारी चीन की सोशल मीडिया कंपनियां हैं। दावा है कि इन कंपनियों ने नेपाल के कानून के मुताबिक खुद को रजिस्टर करवा लिया था, इसलिए ये बैन से बच गई। जबकि दूसरी थ्योरी ये है कि क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो चीन के करीबी हैं, इसलिए उन्होंने नेपाल में अमेरिकी कंपनियों का शटर डाउन कर दिया और इसी वजह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन करवा दिया गया, जबकि चाइनीज ऐप्स पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस वजह से ये थ्योरी भी चलने लगी कि कहीं नेपाल में इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में भी अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ होने की बातें कही जाती रही। चीन की भी नेपाल में बहुत दिलचस्पी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नेपाल की सीमा भारत के साथ साथ चीन से भी लगती है। पिछले कुछ सालों में चीन तेजी से नेपाल को अपने पाले में करने में लगा हुआ है। साल 2016 में चीन ने नेपाल को तीसरे देश से व्यापार करने के लिए अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। चीन का मकसद यह था कि नेपाल भारत पर अपनी निर्भरता कम करे। इस समझौते के अगले ही साल यानी 2017 में नेपाल की सरकार ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन कर दिया। चीन के इस प्रोजेक्ट पर गरीब और विकासशील देशों को कर्ज जाल में फंसाने का आरोप लगता रहा है। जैसे पाकिस्तान के नहीं साथ किया कि तुम पैसा लो, मेरा चलने दो काम, पाकिस्तान बिक गया। वही नेपाल के साथ हो रहा है, ये कहा जाने लगा। नेपाल ने चीन के अलावा अमेरिका से भी कर्जा लिया हुआ है। अमेरिका के भी कई प्रोजेक्ट्स नेपाल में चल रहे हैं। इसी साल फरवरी में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने नेपाल पर बढ़ते विदेशी कर्ज को लेकर चिंता भी जताई थी। यानी नेपाल को अखाड़ा बना दिया गया है जहां चीन और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब नेपाल की सरकार का रुख कोई भी हो, लेकिन नेपाल की जनता यह जानती है कि नेपाल के लिए भारत ही बेस्ट है। नेपाल भारत से सटा हुआ देश है। भारत और नेपाल का रोटी बेटी का नाता है। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए नेपाल में कुछ भी उठापटक होती है तो उसका इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल का बॉर्डर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगता है। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ेगी, भारत विरोधी ताकतें हावी होंगी, तो भारत में आतंकियों की घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी, नकली नोटों की तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए नेपाल के हालात सीधे सीधे भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण याद कीजिए ना बॉस। पिछले साल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसका असर अभी तक भारत झेल रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के हावी होने से वहां पाकिस्तान बांग्लादेश से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए तनाव की बात इसलिए भी है क्योंकि नेपाल में यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब नेपाल ने भारत से सीमा विवाद छेड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में भारत और चीन के बीच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी, लेकिन नेपाल ने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह तो नेपाल का इलाका है। भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर चीन ने नेपाल का साथ नहीं दिया और इस विवाद से दूरी बना ली। नेपाल के पीएम ने एससीओ समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मुलाकात में नेपाल ने चीन के राष्ट्रपति से कहा कि अरे बॉस, लिपुलेख नेपाल की जमीन है, आप कैसे उधर डील कर लिए भारत से। लेकिन शी जिनपिंग ने नेपाल के पीएम को ज्यादा भाव ही नहीं दिया। नेपाल के पीएम 5 दिन की यात्रा पर चीन गए थे। वो चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते अभी जो हैं उसमें नेपाल को कोनी मार दी गई। नेपाल की तरह ही पिछले साल बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर में घुस गए थे। तब इंडी गठबंधन के नेताओं ने यही कहा था कि एक दिन भारत में भी ऐसा होगा। भीड़ पीएम आवास में घुस जाएगी, पीएम मोदी को कुर्सी से हटा देगी। अब नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे लेकर भी इंडी गठबंधन के नेता इसी तरह की बातें कहेंगे। जैसे कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने नेपाल का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती नहीं, चाहे मुल्क कोई भी हो। इशारा देख रहे हैं आप। जहां इस तरह का कुछ होता है, इस देश में कुछ नेताओं की बाँचें खिल जाती हैं कि कहीं भारत में भी ऐसा हो तो हो जाए कुछ कमाल।
इंडी गठबंधन के नेताओं का यही हाल है। वो दूसरे देशों की हालत देखकर सपने पालने लगते हैं कि भारत में भी ऐसा हो जाएगा क्या। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इंडी गठबंधन ने ट्रंप के एजेंडे को पुश किया। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा तो यहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। ट्रंप जिस तरह भारत से भिड़े हुए हैं, इंडी गठबंधन को उसी में जो है अपना आनंद दिख रहा है। हालांकि ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के प्रति अपने रुख को थोड़ा नरम किया है, लेकिन ट्रंप के करीबी अभी भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नेबोरो ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं लेता था, यह सब पैसे के लिए हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी तरह अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध लगाते हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगाते हैं, तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा। इधर ट्रंप के करीबी भारत को टारगेट कर रहे हैं, उधर भारत भी अपने तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है। जिस ब्रिक्स से ट्रंप बहुत चिढ़ते हैं, आज उस ब्रिक्स की ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें रूस की तरफ से पुतिन, चीन की तरफ से शी जिनपिंग और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यह बैठक हुई और इस बैठक में दो देश ऐसे हैं जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, भारत और ब्राजील। इस बैठक में भारत और चीन दोनों ने अमेरिका की टैरिफ वाली मनमानी का तगड़ा जवाब दिया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि एक देश जो लगातार ट्रेड और टैरिफ वॉर कर रहा है, जिससे ग्लोबल अर्थव्यवस्था और ट्रेड पर असर पड़ रहा है, ब्रिक्स के देशों को मिलकर काम करना होगा। हम जितना करीब होकर असरदार तरीके से काम करेंगे, उतना ज्यादा हम बाहरी खतरों और चैलेंज से निपट पाएंगे। यानी चीन ने खुला ऐलान कर दिया बॉस कि आप क्वाड वर्ड भूलिए, अब ब्रिक्स की बात कीजिए, हम मिलकर काम करेंगे, ट्रंप कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रिक्स की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, उन्होंने भी इशारों में अमेरिका को ठोक दिया और ब्रिक्स देशों की एकजुटता पर जोर दिया। सुनिए एक बार एस जयशंकर को, फिर आपको बताता हूं ये ज़ेलेंस्की क्या कूद रहा है आजकल। Approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. ट्रंप की धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए भारत, रूस और चीन से भी बात कर रहा है, ब्रिक्स को भी मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ जिस यूक्रेन युद्ध के लिए ट्रंप भारत से भिड़ रहे हैं, उस यूक्रेन का हाल देख लीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक तरफ यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी को मदद मांगने के लिए फोन कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाने का समर्थन कर रहा है। भाई, ज़ेलेंस्की से एक इंटरव्यू में भारत को लेकर सवाल किया गया तो ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि रूस से डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही आइडिया है, यही सब करता है इसलिए इसका देश बर्बाद हो रहा है। इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कभी इधर कभी उधर। अब ज़ेलेंस्की के इस बयान की बहुत आलोचना हो रही है क्योंकि यूक्रेन तो खुद भारत के जरिए रूस का तेल खरीद रहा है। भाई, तो तुम किस मुंह से बोल रहे हो? पहले तुम भारत से तेल लेना बंद करो। तुमको बहुत आग लगी है कि भारत पर ठीक टैरिफ लग रहा है, तो भाई तुम भारत से जो तेल लेते हो बंद करो। वही तेल लेके और तुम रशिया पर अटैक कर रहे हो और कह रहे हो भारत को ज्ञान देने निकले हो। लेकिन भारत अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ, यह जरूर है कि पड़ोस में जो हो रहा है उस पर भारत की नजर बनी हुई है और यह भारत के लिए चिंताजनक भी है कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में ऐसा हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के अंदर पूरा मामला टाइट किए हुआ, अगला चैप्टर उसी का है। राहुल चल दिए छुट्टी मनाने और उधर पीएम मोदी ने देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी करने वाला धमाका कर दिया। किस मीटिंग में सबसे पिछली लाइन में जाकर बैठ गए पीएम मोदी और कल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें क्या खेला होना है, कि अब इसके बारे में आपको बताता हूं। भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी छुट्टी मनाना नहीं भूलते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत रिलैक्स होते हैं। बिहार में गए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका चले गए छुट्टी मनाने। बिहार में वोट चोरी का कैंपेन करते करते अचानक राहुल गांधी के बारे में पता चला, अरे बॉस ये तो छुट्टी चला मनाने निकल ली। जबकि यहां उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल, इंडी वाले लगे पड़े हैं कि मोदी के कैंडिडेट को कैसे हराना है। राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही है मलेशिया में घूमते हुए। राहुल गांधी की छुट्टी पर क्या बवाल हो गया है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले गए, इधर पीएम मोदी ने कैसे देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी कर देने का धमाका कर दिया। पीएम मोदी अंदर ही अंदर चुपचाप एक बड़ा काम कर रहे हैं जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि जिस वक्त राहुल गांधी विदेश में है उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और देश में सियासी हलचल कैसे बढ़ गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। राहुल गांधी जो हर बात को पीएम मोदी से जोड़ देते हैं वो गायब हैं। इधर कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल करते जा रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर किसानों के अपमान का आरोप लग गया है। बिहार में कांग्रेस सांसद के फ्लड टूरिज्म पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा काम कर दिया जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। कुल मिलाकर भयंकर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है भारत को अपना डिजिटल भारत बनाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करके अपना आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।